जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में कईयों बार आ चुका है। क्या है ये क्वेश्चन, आज की इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में कईयों बार ये आ चुका है कि बताइए संसदीय शासन प्रणाली और अधिशात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि कार्यपालिका क्या है और कार्यपालिका कितने प्रकार है, और लास्ट में ये भी समझेंगे कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ही क्यों अपनाया जबकि भारत के पास इतने अच्छे ऑप्शन थे। इसके बावजूद भी भारत ने क्या अपना लिया, संसदीय शासन प्रणाली। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, टॉपिक का नाम है कार्यपालिका, चैप्टर भी है ये, चैप्टर 4 है पॉलिटिकल साइंस का कि कार्यपालिका है ना। तो स्टार्ट करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो नियम, कायदे, कानून क्या करता है, लागू करता है और साथ ही साथ प्रशासन का कार्य करता है। ऐसे अंग को हम कार्यपालिका कहते हैं। या तो आप ये भी बोल सकते हो कार्यपालिका लोगों का वह समूह है जो देश के अंदर नियम, कायदे, कानून को लागू करता है और शासन का भी काम करता है। ऐसे लोगों के समूह को हम कार्यपालिका कहते हैं। यहाँ समझ में आया क्या अब दोस्तों? अब समझिए, यहाँ मैंने बोला सरकार का अंग। वैसे सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जिसमें एक आपका आता है विधायिका, दूसरा होता है दोस्तों कार्यपालिका जो हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, और तीसरा जो होता है हमारा वो न्यायपालिका होता है। तीसरा क्या था दोस्तों? न्यायपालिका। विधायिका जो होता है इनका काम होता है कानूनों को बनाना, यानी संसद के अंदर जाएगा, फिर लोकसभा, राज्यसभा, फिर कानून बहस चलेगी और उसके बाद कानून बनेगा। उसके बाद ये कानून जाएगा इसके पास कार्यपालिका, और कार्यपालिका करेगी इसको लागू करेगी। और आज के इस वीडियो में यही समझेंगे कि कार्यपालिका क्या करती है, कानून को लागू करती है। तीसरा आता है न्यायपालिका, और न्यायपालिका जो होती है कोई भी कानून पास होता है उस कानून की समीक्षा करती है, क्या जनता के लिए लाभदायक हुआ या जनता का नुकसान हो रहा है। ऐसे समीक्षा कौन करती है? न्यायपालिका करती है। तो सरकार के 3 अंग हो गए। आपसे पेपर में डेफिनेशन आएगा कि बताओ कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो आप ये सेम टू सेम डेफिनेशन लिख सकते हो कि सरकार का वह अंग जो नियम, कायदे, कानून को लागू करता है और प्रशासन काम करता है। ऐसे प्रणाली को हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका को 2 तरीके से पढ़ा जा सकता है दोस्तों, एक स्थायी कार्यपालिका, दूसरा अस्थायी कार्यपालिका। जो स्थायी कार्यपालिका होती है ये परमानेंट बनी होती है, पढ़ी लिखी होती है, इनका ये पढ़ लिख के क्या होती है, चेंज होती है। जैसे कि IAS ऑफिसर वगैरह हो गए, IAS, IPS ऑफिसर, यानी जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सब स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। उसके बाद जो अस्थायी कार्यपालिका होता है ये 5 साल के बाद हर बार भंग हो जाती है लगभग। ये होते हैं एक राष्ट्रपति, दूसरे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया मंत्री परिषद। क्या दोस्तों? मंत्री परिषद। ये सब क्या है? अस्थायी कार्यपालिका है। लेकिन आज की इस वीडियो में समझेंगे कि कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से कार्यपालिका के 2 ही प्रकार हैं, एक सामूहिक नेतृत्व सिद्धांत पर आधारित और दूसरा व्यक्तिगत नेतृत्व सिद्धांत पर आधारित। बच्चा यही गलती कर देता है, MCQ में क्वेश्चन आता है कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं, अब बच्चा मार देता है 3, और 3 गलत जाता है कि दोस्तों जो सामूहिक होते हैं इसके 2 हैं और इसके केवल 1 है। तो बच्चा इसको याद कर लेता है कि 1, 2, 3 और ऑप्शन सी पे जाकर 3 में टिक मार के आ जाता है, लेकिन ये गलत है। कार्यपालिका केवल 2 ही प्रकार है, पहला सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित और दूसरा व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित का मतलब ये है जहाँ लोगों का समूह काम करता है, और व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित है जहाँ पर एक प्रमुख होता है। अब समझते हैं इसके अंदर होता क्या है। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित में कार्यपालिका को 2 भागों में बांट दिया है, एक संसदीय कार्यपालिका और दूसरा अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका में दोस्तों देश का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी देश का प्रमुख और देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दूसरा, इसमें सरकार का जो प्रमुख होता है, मेन सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो विधायिका, यानी अपने विधायक के प्रति क्या होते हैं? जवाबदेही होते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है इसमें वो बहुमत दल का नेता होता है। कहने का मतलब ये है कि चुनाव जीतने के बाद जो दल जीती वो अपने दल को इकट्ठा करेगी और एक बहुमत नेता को बनाएगी। यानी जो प्रधानमंत्री होता है वो बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है। जैसे कि भारत, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान में क्या पाया जाता है दोस्तों? संसदीय शासन प्रणाली पाया जाता है। तो आपसे कोई पूछे 3 नंबर में संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली है जहाँ पे देश का प्रमुख या प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री विधायक के प्रति जवाबदेही होते हैं, और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो बहुमत दल का नेता होता है। जैसे कि भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया जाता है। वीडियो के अंत तक बन रही है। लास्ट में यही समझाऊंगा कि भारत ने क्यों अपनाया इसको, ये जरूर समझाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। आप आते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली।
अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री जो होता है विधायक के प्रति जवाबदेही भी होता है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री बहुमत का नेता नहीं होता है, जैसे कि श्रीलंका, रूस और फ्रांस। इन सब में कौन सा प्रणाली है? अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब लास्ट में आते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है समझते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देश का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, दूसरा सरकार का जो प्रमुख होता है वो भी राष्ट्रपति, यानी कि जो देश का मेन लीडर होगा कौन होगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। गवर्नमेंट का जो मेन लीडर होगा वो कौन होगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और इस देश के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। एग्जाम्पल के लिए भारत जैसे देश में देखोगे तो हम डायरेक्ट किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति चुनते हैं? कभी भी नहीं, हम चुनते हैं प्रधानमंत्री को, उनके विधायक को, है कि नहीं, और वो विधायक चुनते हैं राष्ट्रपति को। लेकिन यहाँ अलग होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुना जाता है। अगला, यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है ये विधायक के प्रति जवाबदेही नहीं होता, जैसे कि अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देशों में पाया जाता है। पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आगे। क्वेश्चन ले लिया, समझते हैं। दोस्तों हमने संसदीय शासन प्रणाली क्यों अपनाया, समझो थोड़ी बहुत। देखो हमारे देश, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना तो हमें ज़्यादा अनुभव नहीं था। मुख्य रूप से जो ब्रिटिश सरकार हम पे शासन करते आ रही थी इसलिए हमने उसको उठा लिया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बहस, संसद में बहस बहुत हो चुकी थी कि हमें ये अपनाना चाहिए, ये अपनाना चाहिए, ये अपनाना चाहिए। अब समझिए इन दोनों में, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है? अगर हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाते हैं तो यहाँ व्यक्ति पूंजी का खतरा हो जाता है। पहले तो ये टॉपिक क्या है कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली क्यों अपनाया। दोस्तों अगर भारत संसदीय शासन प्रणाली नहीं अपनाता, अगर हमने अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाते तो इसके अंदर पहली तो अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंदर, कहाँ पे? अध्यक्षात्मक, ऐसे सेम टू सेम लिख देना। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो होता है दोस्तों वो व्यक्ति पूंजी का खतरा होता है। किसका खतरा होता है? व्यक्ति पूंजी का। व्यक्ति पूंजी मतलब अगर ये मर गया तो पूरी पार्लियामेंट को चेंज करना पड़ता है, हर एक चीज़ को भंग करना पड़ जाता है, इसमें व्यक्ति पूंजी का खतरा होता है। दूसरा, हो सकता है ये आदमी देश छोड़ के भाग जाए, तो ऐसे में देश का नेतृत्व कौन करेगा? दूसरा, अगर इस व्यक्ति ने कोई गलत काम कर दिए, क्या कर दिए? गलत नीति बनाई, और ये नीति बना ली और इसे लागू भी कर दिया, तो ये विधायक के प्रति जवाबदेही हुआ? नहीं हुआ, और अपने मन मर्जी करेगा। और हो सकता है कि जिसके हाथ में सारी शक्ति दे दी जाए, हम कहते हैं जिसको सारी शक्ति किसी के व्यक्ति के हाथ में हो जाए, तो हो सकता है वो देश लोकतंत्र से, किसे दोस्तों? लोकतंत्र से तानाशाही ना बन जाए। क्या नहीं बन जाए? तानाशाही ना बन जाए। इन्हीं सभी को देखते हुए, पहला व्यक्ति पूंजी खतरा, गलत नीति बना लेगी तो विधायक के प्रति जवाबदेही नहीं होगी, शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होगा तो तानाशाही ना बन जाए, है कि नहीं। इन्हीं सभी को देखते हुए भारत ने अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक को नहीं अपनाया और अपना किसको लिया? संसदीय शासन प्रणाली को। तो दोस्तों पेपर में आएगा कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली क्यों अपनाया, तो इसमें तो आप 3-4 लिखोगे, क्योंकि इसमें व्यक्ति पूंजी का खतरा नहीं होता, यहाँ पर गलत नीति बनाएगा तो विधायक के प्रति जवाबदेही होगा, तीसरा शक्ति एक हाथ में नहीं होता, इससे तानाशाही आ ही नहीं सकती, चौथा यहाँ पर यहाँ हम जो थे संसदीय शासन प्रणाली से अनुभवित हो चुके थे, यानी हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत पता था कि ये कैसे कैसे काम करता है, इसीलिए भारत ने फाइनली लास्ट में क्या अपना लिया? संसदीय शासन प्रणाली। मुझे पता है आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि कार्यपालिका किसे कहते हैं और इसे कितने प्रकार हैं, और लास्ट में भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ही क्यों अपनाया। धन्यवाद, जय हिंद।